तो दिलीप जी, अभी जो ये चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के पास अभी बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसके लिए आपके बीजेपी ने क्या? अब देखो ना, कांग्रेस के टाइम में कितने बम ब्लास्ट होते थे, चारों तरफ क्या हाहाकार मचा हुआ था। जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था उनका सबको जेल हुई है, सजा हुई है, और अमित शाह जी पहुंच गए थे मौके पर। लेकिन मजा लेकिन आता है आपको उसमें किस में? मुझे राजनीति में ज़्यादा मज़ा आता है, सेवा करने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ ऐसे काम जो कहना चाहें जो पता ना हो दर्शकों को? राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा, 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। तो सबसे बड़ा जो काम किया है, मैं मानता हूँ कि राम मंदिर बनाकर जो नरेंद्र मोदी जी ने काम किया होती कि हमने राम मंदिर बनाया, इतने सालों में कोई बना नहीं पाया, लेकिन आप तो वहाँ पे हार गए। फिर ऐसा होता है, चुना ही नहीं। जब कुछ अच्छा काम होता है ना, तो कुछ लोगों का उसमें नुकसान भी हो जाता है। तो आइए फिर स्वागत करते हैं दिलीप गहलोत जी का। सर कैसे हैं आप? बोलिए सर, कैसा लग रहा है हमारे पॉडकास्ट में आकर? आप बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी पॉलिटिकल जर्नी जो रही वो आपको कैसा, मज़ा आ रहा है उसमें, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। चेहरे पे नूर है, आप कितना अच्छा लग रहा है, पता ही चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। दिलीप जी, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आप पॉलिटिकल जर्नी में आए, कैसे आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। देखिए, मैं तो वैसे बाय बर्थ तो मैं कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ। मेरी माताजी बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं तो मतलब पैदा होते ही गाना गाने लगा। वैसे मैं बेसिकली कलाकार हूँ, आर्टिस्ट हूँ, तो सिंगर भी रहा, कोरियोग्राफर भी रहा, और रंगमंच से जुड़ा रहा, नाटक भी करता था। तो लेकिन 93 में जो दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, मैं पहले अटल जी से बड़ा प्रभावित था, अटल बिहारी वाजपेयी जी से। जो 93 में इलेक्शन हुए, तो हमारे कोई जानकार थे, उन्हें टिकट मिला हमारी तिरुपति विधानसभा से, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, और वहीं से राजनीति शुरू हो गई। ठीक है, तो लेकिन एक कलाकार के लिए कितना मुश्किल रहा, क्योंकि एक अपनी कला को छोड़कर एक पॉलिटिशियन बना, क्योंकि पॉलिटिक्स कहा जाता है हमेशा कि बहुत ज़्यादा दिमाग और बहुत ज़्यादा एक तरीके का, मतलब कह सकते हो कि दलदल है, फंस जाता है, ऐसा निकल नहीं पाता, फिर वहाँ से फिर कला वाला सब भूल जाता है वो। आपके हिसाब से क्या सही? राजनीति को उस तरह से तो कभी समझा नहीं कि राजनीति में दलदल होती है। बस हम अटल जी से प्रभावित थे, और फिर मदन लाल खुराना जी के नेतृत्व में जो दिल्ली सरकार 93 में बनी, और एक हमारे करीबी को इलेक्शन लड़ने का मौका मिला, और वो युवा भी थे, हमारी उम्र के थे, हमारे मित्र भी थे। तो मतलब इतनी समझ नहीं थी कि राजनीति में जाएंगे दलदल है या क्या होगा, वो समझ नहीं थी। बस ये अटल जी की पार्टी में काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, उस बात की खुशी थी, वो ऊर्जा, वो नौजवान थे, तो बस लगे रहे। क्या नीतियाँ हैं आपके अगले 5 साल को लेकर? 5 साल को लेकर अभी मोदी जी का पूरे विश्व में जो चल रहा है, हम हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, और नरेंद्र मोदी जी 29 देशों में उनको सम्मान मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, और हमें प्राउड महसूस करना चाहिए कि हम नरेंद्र मोदी जी के देश में रहते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। अभी रेखा गुप्ता जी दिल्ली में जो कर रही हैं, अभी जो परिवर्तन हुआ है, जनता ने बहुत अच्छा परिवर्तन किया है, और अच्छा ही रहेगा, सब बढ़िया होने वाला है। देश भी देखेगा, पूरी दुनिया भी देखेगी। तो दिलीप जी, अभी जो ये चांदनी चौक में गौरी शंकर मंदिर के पास अभी बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसके लिए आपके बीजेपी ने क्या करा? सर, बीजेपी के राज्य में तो बम ब्लास्ट होते ही नहीं है, ये तो एक आधा हो गया है, और उसका इंतजाम भी किया है। फिर अमित शाह जी तुरंत मौके पर पहुंचे। अब देखो ना, कांग्रेस के टाइम में कितने बम ब्लास्ट होते थे, चारों तरफ क्या हाहाकार मचा हुआ था। तो इस तरह से अब तो होता ही नहीं है। कांग्रेस के टाइम में ज़्यादा होते थे, बीजेपी के टाइम में नहीं होते। तो क्या इंतजाम करने की सोच रहे हैं आप? इंतजाम तो जो लोग जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था उनका सबको जेल हुई है, सजा हुई है, और अमित शाह जी पहुंच गए थे मौके पर, और मोदी जी की सरकार है, यहाँ नहीं चलेगा आतंकवाद। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं, अभी जैसे धुरंधर मूवी भी आई है, आपने देखा होगा, तो धुरंधर मूवी में सारे लोगों को काफ़ी, देखो बीजेपी की तरफ से कुछ उसमें ऐसा भी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी ने बिल्कुल अपने आप को मना कर दिया कि मेरे को मत दिखाओ। उन्होंने धुरंधर मूवी में दोनों चीज़ों में सपोर्ट किया, तो ये चीज़ मेरे को भी अच्छी लगी। लेकिन आपके हिसाब से धुरंधर मूवी से हमें पता चल गया कि हमारे नेता कैसा काम कर रहे हैं, और पुराने नेता कैसा करके गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो कुछ चीज़ें क्लैरिफाई हुई। तो आपका क्या मार्गदर्शन है इस मूवी को लेकर भी, और आने वाली सत्ता को लेकर भी, कि हम कितने सेफ हैं इंडिया में? देखिए, हम नरेंद्र मोदी के देश में रहते हैं, ठीक है ना, तो हम सेफ तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और फिल्म के माध्यम से तो एक मैसेज गया है कि अगर वो चाहते तो हम सरकार में हैं, तो कुछ उसमें सीन कट सकते थे, कुछ हो सकता था, लेकिन उन्होंने वो सब नहीं किया, ठीक है ना। सच्चाई को दिखाने का वो पूरा वो किया है। और अब नहीं होंगे इस तरह के बम ब्लास्ट, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का देश है। आतंकवादी भी जानते हैं, और जो ऐसे खुरापाती लोग हैं वो सब भी जानते हैं। मोदी जी से कभी मिले आप? मोदी जी को वो हमारे
मैं कह रहा हूँ पहले मैं जो जो अपना आइडियल जिन्हें मानता था अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी से कभी बैठक बात हुई? नहीं, वैसे बस ऐसे हम तो उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, ऐसे हमारे ऐसे लाखों कार्यकर्ता काम कर रहे हैं देश में, तो ऐसे मिलने का और उसका मौका नहीं मिला है। भगवान करे जल्दी लेकिन आए। हाँ, दिलीप जी, एक स्ट्रगलर कैसा रहा आपका, एक कलाकार, सिंगर, फिर आप कोरियोग्राफ भी करते थे, आप बताते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपने करी, उसके बाद तो नेता बनने का सफ़र जो रहा उसमें कितना स्ट्रगल रहा, कितना मुश्किलें आई आपकी लाइफ? मैं हमारी एक संस्था है यंग कल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो मैं 89 से हम लोग पहले डांस कंपटीशन कराते थे, कभी म्यूजिक कंपटीशन करा रहे हैं, और आप बोलते रहिए। इवेंट्स कराते थे। बहुत सारे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला उसमें। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में भी हैं जो हमारे साथ नाटक करते थे या हमारे साथ काम करते थे, हमारे मंच पे जिन्होंने परफॉर्मेंस की है। आज बहुत बड़ा नाम है उनका। वो अच्छा था, वो भी अच्छी। लेकिन मजा लेकिन आता है आपको उसमें कि मुझे राजनीति में ज़्यादा मजा आता है। अब समझने लगा धीरे धीरे, तो ऐसा बहुत मजा आ रहा है। ऐसा क्यों? यहाँ पे ज्यादा नाम है या फिर यहाँ पे ज्यादा काम है? काम ज़्यादा है, सेवा ज़्यादा हो सकती है। अच्छा। अगर कुछ अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मिलेगा, कुछ होगा, तो बहुत मतलब लोगों को सेवा करने में ज़्यादा मजा आता है। एक कलाकार के रूप में आपकी क्या पहचान है? मैंने बिरजू महाराज जी से कथक सीखा है, और हमारे विजय शास्त्री जी हैं, मैं उनसे संगीत की शिक्षा भी ली है। अच्छा। एक हमारे सुंदर बांगला जी बहुत अच्छे कलाकार थे, सिंगर थे, मैंने उनसे गाना सीखा है। अनिल सलोत्रा जी से सीखा है। तो लेकिन मुझे गाना गा के ज़्यादा सुकून मिलता है। कभी ऐसा तो नहीं होता भाषण देने आप जाते हैं तो आपका मन कर जाता है कि मैं गाना सुनाऊं, इतनी सारी ऑडियंस? नहीं, शेर और शायरी भी होती है, गाने भी होते हैं, और मेरी ज़्यादा पार्टी में मेरी पहचान ऐसे कलाकार। अच्छा। सबको मालूम है अगर मैं आया हूँ, मैं कुछ हम तो इलेक्शनों में भी गाने गाते हैं, बनाने में थोड़ा सा होते रहते हैं। शायरी भी लिखते हैं आप? मैं लिख लेता हूँ छोटा मोटा। वैसे सर दूसरों को ज़्यादा सुनना पसंद। कुछ अगर सुनाना चाहें हमारी जनता को तो? हाँ ज़रूर। थोड़ा सा केजरीवाल के लिए कहूँगा मैं कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, और नादा न समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है, और अब तलवार तुझे झुकना होगा क्योंकि गर्दन ने बगावत कर ली है, और लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो आप लोगों की जो बीजेपी है, ये जितने भी लोग कार्यकर्ता हैं, वो सब लोग आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े रहते हो? देखिए, आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ने वाली बात नहीं है। लोगों ने, जनता ने मौका दिया। अरविंद केजरीवाल अन्ना जी के आंदोलन से लेकर अभी तक इतने झूठ बोले, उन्होंने इतने झूठ बोले कि जो उनके आंदोलन के टाइम के साथी थे, योगेंद्र यादव, शशि भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास, मनीष जी तो वो कॉम्प्रोमाइज करके चलने वाले लोग हैं। संजय सिंह या मनीष जी, उनकी बात अलग है। लेकिन जो उन्हें छोड़कर गए, वो इसलिए छोड़कर गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं। अच्छा। बहुत झूठ बोलते हैं, छलिया है, बड़े छुरे नाटकबाज है। कोई झूठ बताइए उनका। नहीं, बहुत सारे झूठ हैं। वो जैसे सिंपल दिखाते हैं वो सब चीज़ें, वो चप्पलें पहन के रखना और एक ब्लू शर्ट पहनना और ऐसे मफलर बांध के पूरा नौटंकी करना, आम आदमी दिखाना अपने आप को। अब वैसे आप आम आदमी बनने का नाटक कर रहे हो और आप करोड़ों रुपए के बंगले बना रहे हो, वो सब कर रहे हो। केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं अपनी कोई कार नहीं लूंगा, हाँ, अपना घर नहीं लूंगा। सारे झूठ बोले हैं। शुरू में उन्होंने कहा हम राजनीति कर, हम तो लोकपाल बिल लाने के लिए आए हैं और हम राजनीति पार्टी नहीं बनाएंगे कभी भी। थोड़े दिन बाद उन्होंने राजनीति पार्टी बना दी। उसके बाद फिर वो कहते हैं जी हम अगर राजनीति पार्टी बना दी लेकिन हम कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे। और फिर उन्होंने कांग्रेस के समर्थन से पहली बार जब मुख्यमंत्री बने, और तो एक झूठ थोड़ी, उनमें तो बहुत सारे झूठ है। सही। तो जनता उनके झूठ समझ चुकी है और अब दोबारा अरविंद केजरीवाल की वापसी नहीं होगी। अब तो जहां वो पहले पहुंचे थे वहीं की दहजी हो सकती है दोबारा। बीजेपी ने ज्यादा काम किए हैं कि कांग्रेस ने? देखिए, सत्ता में तो ज्यादा बीजेपी नहीं रही, कांग्रेस रही है। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने, लेकिन जितना वो 60 साल में नहीं कर पाए, नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कुछ ऐसे काम जो कहना चाहे जो पता ना हो दर्शकों को, जो पाइपलाइन में हो आपके? बहुत सारे काम है। सबसे बड़ी बात तो राम मंदिर। राम मंदिर के लिए हम राम के देश में रहते हैं और अयोध्या के राम थे। राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल इंतजार करना पड़ा, 500 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। तो सबसे बड़ा जो काम किया है, मैं मानता हूँ कि राम मंदिर बनाकर जो नरेंद्र मोदी जी ने काफी। वोट तो फिर आपकी टीम ने भी बोले हैं काफी, अयोध्या से हार गए आप। नहीं, वो ऐसा नहीं, झूठ, ये राजनीति है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन ये हम इसे नहीं कहेंगे कि। तो जैसे अयोध्या की आपने बात करी कि हमने राम मंदिर बनाया, इतने सालों में कोई बना नहीं पाया, लेकिन आप तो हम पे हार गए। देखो ऐसा होता है, चुना ही नहीं। जब कुछ अच्छा काम होता है ना तो कुछ लोगों का उसमें नुकसान भी होगा। तो जैसे
कुछ लोगों के घर मकान या जगह वहाँ गई है, तो वो थोड़ा सा उसका वो था कि बैकफायर मान लेंगे इसे। लेकिन जब वहीं के रहने वाले लोगों को टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, वहीं के लोग जब तरक्की करेंगे तो फिर हम दोबारा जीतेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। आप कॉन्फिडेंट बहुत है बीजेपी वाले की जीत जाएंगे हम, ऐसा क्यों? नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग हैं, उनके कार्यकर्ता हैं। हाँ। तो जितने भी लोगों के घर टूटे या जितने भी लोगों ने मतलब वहाँ पे जो लोगों ने आपको हराया, जिन्होंने वोट नहीं दिए, क्या आप लोगों ने उनको मुहैया चीज़ें उनको उपलब्धि कराई, सारी चीज़ें उनको दिलवाई? जैसे किसी का घर अगर तोड़ा तो आपने उनको घर दिलवाए, कुछ उनका करा? क्यों? कोई तो रीज़न होगा जिस वजह से आप आ रहे हैं वहाँ पे। देखिए, जो जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनको भरपाई तो होगी कहीं ना कहीं, और वो खुद आने वाला वक्त बताएगा। वो सब लोग वापसी कहेंगे कि हाँ, नरेंद्र मोदी ने अच्छा काम किया है और हम वहाँ जीतेंगे। एक समाज सेवा के रूप में आपके क्या कार्य रहे हमारे क्षेत्र में? देखिए, जैसे अभी लॉकडाउन रहा पीछे कोरोना काल में, तो वैसे मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ या बहुत सारी चीज़ें मेरे मतलब बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, लेकिन ईश्वर ने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि उस टाइम पे हमें राशन बांटने का लोगों को मौका मिला। हम चाहते थे कि 5-10 लोगों को डेली राशन दें, लेकिन वो ईश्वर ने इतनी हिम्मत दी और ऐसा आशीर्वाद दे दिया कि हम 100 लोगों को डेली राशन बांट रहे थे। तो ये इस तरह के काम चलते रहते हैं। कहीं किसी क्या बेटी की शादी में कभी टेंट के लिए कोई आता है कि भाई गरीब बेटी है तो इसके यहाँ टेंट मुहैया करा दीजिए, तो वो हो जाता है, भगवान ईश्वर करा देता है। कहीं इसकी बात होती है, खाना देना है, कुछ करना है, तो इस छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं बस। कोरोना काल में आपने कैसे सहायता करी लोगों की? हमने घर घर जाकर, हमने कहीं भीड़ नहीं लगाई उस समय तो लोग घर से बाहर नहीं। हाँ, हमने उनके घर जाकर, जो हमारे लिंक में लोग थे या वैसे भी थे, उनके घर जाकर हम राशन देते थे। और हम फोटोग्राफी नहीं करते थे, फोटो नहीं खींचते थे। अच्छा, हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते थे कि वहां जाकर हमने राशन डर नहीं लगता था आपको? नहीं, वो सब ऊपर वाला है ना बचाने वाला। अच्छा, तो दिलीप जी, मेरा अगला सवाल आपसे बहुत महत्वपूर्ण है कि 32 साल का सब्र, यानी 32 साल मेहनत करने के बाद भी आपको कोई टिकट नहीं मिली, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपको कभी निराशा नहीं होती? मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, ना महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो हम तो काम करने वाले लोग हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो भी छोटे पद दिए या जहाँ भी रखा, मंडल में महामंत्री भी रहा, उपाध्यक्ष भी रहा, फिर प्रदेश में, दिल्ली प्रदेश में कार्यकारिणी सदस्य भी रहा, अभी जिले में संस्कृति प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ। और कभी पद भी नहीं रहा तब भी काम किया, तब भी हमारा जो 93 से स्टाइल चल रहा है, क्योंकि हम कलाकार हैं। तो हम तो अपनी बात और अपने मैसेज गाने के द्वारा या शेर शायरी के द्वारा जो हमारे प्रत्याशी होते हैं उनके लिए काम करते आ रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे उनके लिए काम, पार्टी के लिए काम करेंगे। मेरा एक मुझे लगता है सबसे बड़ा पद और सबसे बड़ी बात यह है, मैं चाहता हूं कि जब मैं मरूं तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा होना चाहिए। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है ना, इससे बड़ा कोई वो हो सकता, पद हो सकता। देश का झंडा भी हो तो क्या दिक्कत है। चलिए, अगला सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल जी का हारना और भाजपा का आना, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि एक ये सोचा नहीं था दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल का गढ़, अरविंद केजरीवाल को हराना बहुत मुश्किल था, तो कैसे किया और उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पहली बात तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उनके सामने लड़ रहे थे, परवेश वर्मा युवा दिलों की धड़कन, नौजवान दिलों की हजारों मतलब नौजवानों की आवाज़ है वो। और उनके पिताजी ने, साहिब सिंह वर्मा जी जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने दिल्ली में जो कार्य किए और जो विकास किया, वो सब चीज़ें, फिर वो खुद विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और उस वक्त में जो उन्होंने काम किया, तो उनकी परवेश वर्मा की एक फैन फॉलोइंग थी। और वो तो मतलब उसका नाम अनाउंस होते ही ना, परवेश वर्मा जी का नाम अनाउंस होते ही केजरीवाल की तो आधी मौत तो ऐसी हो गई थी, वैसे ही वो हार गया था। अरविंद केजरीवाल का जो घमंड था, अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी जी को कहा कि तुम सपने में भी अरविंद केजरीवाल को नहीं हरा सकते। तो नरेंद्र मोदी जी तो बहुत बड़ी बात है, परवेश वर्मा तो उनका एक कार्यकर्ता है छोटा सा, उसने ऐसी पटकनी दी है, चारों खाने चित्त हुए हैं अरविंद केजरीवाल, और इतना बढ़िया सबक सिखाया है कि जिंदगी में कभी घमंड की बात नहीं करेंगे वो। आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी काम करा है अपनी राजनीति में? किया है, उन्होंने झूठ बहुत बोला है, पेट भर के झूठ बोला है, शीश महल बनाया उन्होंने, ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन आपको लगता है सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, बसों में फ्री करना, बिजली फ्री करना? सर, ऐसे तो फिर हम श्रीलंका बन जाएंगे फ्री करके। फ्री का जो टॉफी है ना, ये अच्छा ठीक बात नहीं है। अगर हमने कोई बिजली जलाई है तो उसका पे हमें करना चाहिए।
हम कोई पानी यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम बस में जा रहे हैं, तो ऐसे तो अगर फ्री करेंगे तो फिर सरकार बेकार हो जाएगी। नहीं, मोदी जी ने भी तो फ्री करा है बस का। वो तो बैलेंस बना के करते हैं ना, मोदी जी की हिरस थोड़ी कर सकते हैं, मोदी जी की बराबरी नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के बारे में कुछ कहना चाहे आखिर में और कुछ? बस यही है कि इस बार उन्हें अरविंद केजरीवाल जी को इस बार सद्बुद्धि दे और नरेंद्र मोदी जी के काम को सराहें वो, क्योंकि 29 देशों में उन्हें जो सम्मान मिला है वो बहुत बड़ी बात है। और हम विश्वगुरु बनने की, हिंदुस्तान विश्वगुरु बनने की उसमें कगार में सबसे आगे है। पूरा देश उनका लोहा मान रहा है, अमेरिका, रसिया, रूस सब समझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी की क्या पावर है, क्या ताकत है और क्या काम करने का तरीका है। आपको लगता है अरविंद केजरीवाल अगली बार आ पाएंगे? अभी नहीं लगता, अब नहीं, अब तो भूल जाए, अभी हम सभी आईडी पाए। नहीं, अब नहीं, कभी नहीं आएंगे। लोग समझ गए उनकी राजनीति, लोगों को समझ में आ गया कि वो झूठ बोलते हैं। संविधान में एक तय सीमा है प्रधानमंत्री की उम्र की, उसके ऊपर बहुत चर्चा चल रही है कि अगली बार प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे या कौन कौन पक्ष रहेगा? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत सारे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। मैं नाम तो अगर किसी एक का लूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, बहुत सारे लोग लाइन में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को 2045-47 तक रहना चाहिए प्रधानमंत्री। मतलब ये हमारी, लेकिन आपके जो नियम है, जो आपके अपने ऊपर आके आपके नियम कैसे टूट जाते हैं? क्योंकि आपका अगर एक तय सीमा है प्रधानमंत्री की, इतनी ही उम्र होनी चाहिए, उसके बाद नहीं होनी चाहिए। अगर उसको आप आगे लेके जाते हैं तो आप अपने नियम कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन अब आज डिमांड है, दुनिया की, देश की भी डिमांड है और दुनिया की भी डिमांड है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहे और 47 तक रहे, तो हम बहुत तरक्की करने हैं। उनके बाद आप किसको देख रहे हैं उम्मीदवार पे? अमित शाह है, योगी जी हैं। योगी जी भी हो सकते हैं, राजनाथ जी भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपका राजनीतिक आइडल कौन है? सबसे पहले अटल जी, उसके बाद नरेंद्र मोदी जी। अटल जी से क्या सीखते हैं आप सबसे ज्यादा? अटल जी का तो बड़ा सरल स्वभाव। वो पहली बात तो कविता बोलते थे, तो उनकी जो कविताएं वो बहुत अच्छी लगती थी। उनका जो तरीका था बोलने का, बात करने का जो अंदाज था वो बहुत अच्छा था। मैं उससे बड़ा प्रभावित था क्योंकि मैं कलाकार था, मैं थोड़ा बहुत समझता था उन्हें। तो दिलीप जी, जैसा कि हम इस दिल्ली की बात करते हैं, तो क्या अब आपको लगता है वो विकास की राह पे चल रहा है? क्योंकि मैंने पिछली बार भी देखा और इस बार भी देखा कि बुरा मत मानिएगा कि मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है और बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। चलिए, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, लेकिन सत्ता में जो रहेगा सवाल तो उससे पूछे जाएंगे ना। तो आप बताइए क्या रहा उस तरफ से? हमारे जो अभी प्रेजेंट में जो सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, उनके नेतृत्व में जो अभी काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो वो लेकर आए हैं। और हालांकि पूरा देश में नितिन गडकरी जी के साथ भी काम कर रहे हैं वो, लेकिन खास तौर पे पूर्वी दिल्ली में तो 24 घंटे वो कार्यकर्ता के लिए तत्पर रहते हैं और बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। और जब भी कभी उनके ऑफिस जाते हैं किसी के काम के लिए, अपने काम के लिए, तो 10 मिनट में बात सुनी जाती है, वो काम किया जाता है। यहाँ तो काउंसलर एमएलए के यहाँ जाओ तो 2 घंटे या घंटे बैठा के रखते हैं, फिर काम भी नहीं होता, झूठे आश्वासन। लेकिन वो इतने बड़े पद पर होने के बाद मैंने उनसे तो बहुत ही, मैं मिलते हैं लोगों से वो बहुत, मैं कह रहा हूँ 24 घंटे, पता है मुझे नहीं लगता 2-3 घंटे सोते होंगे शायद। नहीं तो सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक तो वहाँ होते हैं, अपने कार्यालय पे होते हैं, फिर उसके बाद फील्ड में भी होते हैं। आपको आगे आने वाली नीतियों से क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा, कुछ सुधरेंगी चीजें? बहुत सुधार आएगा सर, ऐसी थोड़ी हम विश्व बनने की तरफ जा रहे हैं हिंदुस्तान। बहुत बदलाव आएगा और बहुत सारे काम अच्छे होंगे। बीजेपी को हमेशा देखा गया कि वो आम आदमी, कांग्रेस का जितना भी प्रदर्शन करते हैं वो उनके खिलाफ में ज़्यादा बोलते हैं, हमेशा देखा गया है। वो अपनी चीज़ों को नहीं बताते कि हमने ये करा है, वो बताते हैं कि उन्होंने ये नहीं करा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो बताते नहीं है ना, करके दिखाते हैं। और उनकी कमियों को तो बताना पड़ेगा ना। ये तो अगर काम कर रहे हैं तो विपक्ष में जो लोग हैं जो खाली शोर मचाते हैं, और वो 60 साल राज किया है तो वो कुछ नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में ही हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और अभी तो और बहुत उम्मीदें हैं उनसे। इसीलिए सब चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी। 60 साल आम आदमी पार्टी नहीं रही ना, वो तो 4 साल 5 साल ही रही। नहीं, 11 साल रही है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल को 11 साल मिले। अच्छा दिल्ली में। लेकिन 11 साल में जितना उनसे झूठ बोला गया और झूठा प्रचार किया गया, उन्होंने काम कम किया, प्रचार ज्यादा किया, पैसा बहुत खर्च किया उन्होंने। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो उनकी टीम में क्यों नहीं टिक पाते हैं? मतलब ये तो देखा गया है कि आप लोगों के जो लोग हैं वो जाते नहीं कहीं, और आप लोग एकदम कट्टर है, हाँ मरना भी तो उन्हीं के साथ।
उनके साथ ऐसा क्यों? देखिए अरविंद जी की नीति में कहीं है फर्क कहीं, इसीलिए पुराने जो लोग थे उनके पुराने साथी कुमार विश्वास जी नहीं, सबसे पहले योगेंद्र यादव और किरण बेदी जी भी उनके साथ थी। हाँ कि शशि भूषण थे, प्रशांत भूषण जी थे, कुमार विश्वास थे, ये सब लोग पुराने लोग थे, सारे लोग छोड़ के गए हैं। तो ऐसे थोड़ी उन्होंने पेड़ पौधा लगाया था, पौधा लगाने वाले लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल को छोड़कर गए तो कोई वजह तो रही होगी ना। वो भी तो बदलाव करने आए थे, देश में बदलाव करना चाहते थे वो, और जहाँ इनकी नीतियों में फर्क आया, उनकी नीयत में फर्क आया, तो लोग उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि अच्छे लोग तो झूठ बोल नहीं सकते ना। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म जो हुआ था वो अन्ना हजारे के टाइम से राजनीति में हुआ। अन्ना हजारे जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सर अन्ना जी तो अरविंद केजरीवाल के नाम से मतलब चिढ़ जाते हैं, खफा हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो मिशन कुछ और था, लोकपाल बिल लाना, या तो राजनीति में आने उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और वो तो बहुत ईमानदार और बहुत नेक इंसान है। वो जब कोई आंदोलन करते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें लोगों को फायदा होता है। वो तो सच्चे देशभक्त हैं। अन्ना हजारे जी को तो सैल्यूट है। लेकिन अन्ना हजारे जी के नाम के पीछे, उस आंदोलन के पीछे उनका जो ये नियत थी उनकी कि राजनीति में आना है और कुछ हासिल करना है और फिर लोगों को गुमराह करना है, लोगों के साथ छल करना है, वो मनसा साफ जाहिर हो गई। अन्ना जी आज नाराज है उनसे, बात उनके नाम से कहते हैं, उसके बारे में बात मत करो, बड़ी बात है। जैसा कि त्रिलोकपुरी में आप 3 बार चुनाव जीते हैं। देखिए त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र जो है वो वाल्मीकि बाहुल्य क्षेत्र है, वह लाखों की संख्या में वाल्मीकि समाज रहता है। और 2010 में जब मैं पहला इलेक्शन लड़ा तो बड़े बड़े धुरंधर और बड़े बड़े मठाधीश मेरे खिलाफ थे, लेकिन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत आशीर्वाद दिया, और उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर पहला 2010, फिर 2011, फिर 2012, 3 बार लगातार लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया, और हमने बहुत अच्छी वाल्मीकि जयंती भी निकाली, और सारे बहुत अच्छे काम हुए। उससे मुझे बड़ी प्रेरणा मिली। मुझे लगा कि त्रिलोकपुरी के लोग आपको काफी प्यार करते हैं लगता है। हाँ, बहुत प्यार करते हैं। इलेक्शन में कैसा माहौल होता है त्रिलोकपुरी के लोगों का? कितना सहयोग रहता है? बहुत सहयोग रहता है, लोग बहुत प्यार करते हैं। और ये जो हम पूरे साल सोशल वर्क करते हैं, लोगों की समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, मेरे हिसाब से जितना दुख में जाते हैं, लोगों के खड़े रहते हैं, जितना आप प्यार करते हैं उनको बराबर वो भी आपको दे देते हैं। यस यस, पूरा ऐसे तो प्रकृति का नियम है, तो गिव एंड टेक। करेक्ट करेक्ट। आखिर में कुछ गाना गा के सुना दीजिए हमारी जनता को एंटरटेन करने के लिए। दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, तीर निगाहे नाज निशाना ढूंढेगा, अरे मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, लोग मेरे ख्वाबों को चुरा के ढालेंगे अफसानों में, मेरे दिल की आग बटेगी दुनिया के परवानों में, वक्त मेरे गीतों का खजाना ढूंढेगा, दिल का सुना साज तराना ढूंढेगा, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच दिलीप जी, हमारे शो में आने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।